आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज का जो हमारा उपविषय रहेगा आपके पाठ्यक्रम में, जो वसंत भाग 3 है, वसंत भाग 3 से अध्याय नंबर 14 अकबरी लोटा, जिसकी शुरुआत की थी हमने, जो इसको दोबारा से शुरू से इस अध्याय को पढ़ेंगे हम। तो अकबरी लोटा नामक जो अध्याय है, इसे आप निकाल लेना, पेन पेंसिल आप लोग साथ में रखना। जो अकबरी लोटा है, अकबरी लोटा, इसके जो लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ये हिंदी साहित्य के एक चर्चित साहित्यकार रहे हैं। और इस अध्याय के अंतर्गत उन्होंने विदेशी पर्यटकों के साथ, जो विदेशों से भारत देश में जो घूमने के लिए आते हैं, उनको बोलते हैं विदेशी पर्यटक। तो इस अध्याय के अंतर्गत उन्होंने विदेशी पर्यटकों के साथ इस देश में होने वाले व्यवहार का यथार्थ चित्रण किया। यथार्थ होता है एज इट इज, ज्यों का त्यों। ये जो अकबरी लोटा है, ये एक काल्पनिक कहानी है। इसमें एक और तो लाला जाऊलाल है, जिनकी पत्नी 250 रुपए की मांग करती है, और कैसे उनकी ये समस्या हल होती है। दूसरी ओर एक साधारण लोटे की कथा साथ साथ चलती है, जो विशेष रूप पदार्थ अकबरी लोटा बन जाता है, जिसे एक अंग्रेजी पुरानी व ऐतिहासिक वस्तु मानकर ऊंचे दामों में खरीद लिया जाता है। और एक और इसमें साथ ही पति पत्नी व एक मित्र दूसरे मित्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और उनके बीच स्वार्थ एवं समर्पण की भावना कैसे जागृत होती है, इसका सजीव स्वरूप भी इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। यानी कि नैतिकगत नैतिकगत बातें जो है, इसमें नैतिक बातें जो है, वो इस अध्याय से हमें बहुत सारी नैतिकगत बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको इस अध्याय का सारांश बता देता हूं। सर्वप्रथम जो स्थिति पैदा होगी, लाला जाऊलाल की स्थिति पैदा होगी। लाला जाऊलाल के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि लाला जाऊलाल अपनी पत्नी के साथ एक ठठेरी बाजार के ऊपर एक मकान में रहते थे, और नीचे की दुकान किराए पर दिया करते थे। नीचे जो दुकान होती थी उन पे को किराए पर देते थे, और उनकी दुकानों से उन्हें लगभग 100 रुपए के आसपास उन्हें जो मासिक किराया मिल जाता था। और बच्चे उनके अभी थे नहीं, लाला जाऊलाल के। पति पत्नी दोनों मौज मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, खाने पीने की कोई कमी उनके पास थी नहीं। और इस तरह से फिर जाऊलाल की पत्नी जो है लाला जाऊलाल को एक फरमाइश करती है कि मुझे 250 रुपए की, उन्होंने फरमाइश की, लाला जाऊलाल की पत्नी ने 250 रुपए की मांग की अपने पति से, लाला जी से। और जिसे सुनकर वो एकदम से घबरा से गए, और इस तरह से पत्नी की फरमाइश कैसे पूरी करेंगे। उन्होंने इतने रुपए कभी इकट्ठे सपने में भी देखे नहीं थे। और साथ ही पत्नी ने भी एक बात और साथ में बोल दी, यदि वे देने में असमर्थ है तो इन पैसों को, 250 रुपये को देने में अगर उनके पति देव असमर्थ है, तो वो क्या कर लेंगे, अपने भाई से 250 रुपये की मांग करेगी। कौन करेगी 250 रुपये की मांग? लाला जाऊलाल की पत्नी। ठीक है। और इस तरह से जब उन्होंने 250 रुपये की मांग के साथ साथ एक मांग और रख दी कि अगर वो देने में असमर्थ है तो अपने भाई से मांग लेगी, तो ये बात सुनकर लाला जाऊलाल के स्वाभिमान जागृत हो गया। लाला जाऊलाल का स्वाभिमान, उन्होंने पत्नी को बिल्कुल साफ मना कर दिया कि अपने भाई से भीख नहीं मांगे, आप मुझे कुछ दिनों का समय दे,
और कुछ दिनों के दरमियान ही मैं आपको ये 250 रुपये जो आपने मेरे से मांग की है, ये 250 रुपये मैं आपको, इन 250 रुपये का मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगा, कहीं ना कहीं से इंतजाम करूंगा। तो इस तरह से लाला जावलाल ने अपनी पत्नी से 7 दिनों की मांग की कि 7 दिन के अंदर अंदर मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने 7 दिन तो अपनी पत्नी से मांग लिए। तो लेकिन उनके सामने एक परेशानी खड़ी हो गई लाला जावलाल के सामने। जो 4 दिन है, 7 दिनों में से 4 दिन तक रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हो पाया, किसी प्रकार से कोई भी प्रबंध नहीं हो पाया। और जावलाल को अपनी पत्नी के सामने इज्जत की फिक्र होने लगी, कहीं भी मेरी इंसल्ट ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि मैंने तो पूरी पूरे दम के साथ अपनी पत्नी को ये कहा था कि मैं 7 दिन में 250 रुपए का कहीं न कहीं से इंतजाम कर दूंगा आपके लिए। लेकिन 4 दिन तो ऐसे के ऐसे व्यतीत हो गए। तो इस तरह से पैसों का अभी तक जुगाड़ नहीं हो पाया, इंतजाम नहीं हो पाया। तो कहीं पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो 5वें दिन उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को सारी कहानी सुनाई, पूरी की पूरी कहानी सुनाई उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को। और इस तरह से उन्होंने भी अगले दिन तक कुछ न कुछ प्रबंध करने का अपने मित्र को, लाला जावलाल को दिलासा दी कि भाई 1 दिन का समय आप मुझे दें और कल आपके लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये बात किसने कही? पंडित बिलवासी जी ने, जो कि लाला जावलाल के मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र को ये दिलासा दी। और इस तरह से 5 दिन भी व्यतीत हो गए, 6 दिन भी व्यतीत हो गए, और 7वां दिन था। 7वें दिन की परेशानी लाला जावलाल के सामने स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। 7वां दिन आया। जैसे ही 7वां दिन आया तो पंडित जी रुपए लेकर नहीं आए थे। और अब लाला जी की जो चिंता थी, वो चिंता बहुत ही गहरी चिंता हो गई। यानी कि लाला जी चिंता में डूबे, छत पर इधर उधर घूमना शुरू कर दिया लाला जी ने। और इस तरह से उन्होंने पीने के लिए पानी मंगवाया अपनी पत्नी से, और नौकर के ना होने पर उनकी पत्नी ने एक टेढ़े मेढ़े से लोटे में उन्हें छत पर पानी दे दिया, पीने के लिए पानी दिया। तो वो जो लोटा था, वो लोटा कतई लाला जावलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोटा बेढंग लोटा था। बेढंग, उसका कोई ढंग तरीका था ही नहीं, काफी पुराना। और इस तरह से जो छत की मुंडेर है, यानी कि मुंडेर जो किनारे होते हैं छत के, छत की मुंडेर पर खड़े होकर लाला जावलाल पानी पी रहे थे। और अचानक से वो जो लोटा था, वो लोटा उनके हाथ से छूट गया और नीचे गली में जा गिरा। अब एक समस्या का तो समाधान हो नहीं पाया था लाला जावलाल से। अब दूसरी समस्या फिर उनके सामने खड़ी हुई कि वो कहावत नहीं है, आसमान से टपका खजूर में जा लटका, इस तरह से जो कहावत है हिंदी में प्रचलित है। तो एक मुसीबत से फिर दूसरी मुसीबत में जा पड़ना। तो लाला जावलाल के सामने अब दूसरी समस्या पैदा होगी। और वो दूसरी समस्या क्या थी कि वो जो लोटा उनके हाथ से गिरा था, तो वो लोटा एक अंग्रेज के पैर पे जा लगा। और इस तरह से जो जावलाल है, जावलाल के आंगन में भीड़ एकत्रित हो गई। और वहां भीड़ एकत्रित होते देख के लाला जावलाल छत से नीचे दौड़े आए और देखा कि आपस में काफी शोरगुल चल रहा है, लोगों के बीच में काफी संवाद हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो इस तरह से भीड़ में जो मुख्य व्यक्ति था, वो था एक अंग्रेज, और जिसके हाथ में लोटा, वही लोटा था जो लाला जी के हाथों से लाला जी के हाथों से नीचे गिरा था। और वो
जो अंग्रेज था वो नख सिख शब्द है, नख नख यानी कि नाखून, सिख यानी कि सिर, यानी कि पैरों से या सिर तक, यानी कि सिर से पैरों तक क्या थे, वो पानी से भीग गए थे। ठीक है, सिर से पांव तक वो जो अंग्रेज था वो भीगा हुआ था। और जब उसको मालूम हुआ कि ये पहले तो लोटा दुकान के छज्जे पे गिरा और उसमें से पानी उछला, जिसने अंग्रेज को, किसको मालूम हुआ, लाला जी को, और फिर अंग्रेज को सिर से पैर तक भिगो दिया। अब जो अंग्रेज था, अंग्रेज इस बात पे काफी, अंग्रेज को काफी चिढ़ हो गई, अंग्रेज ने काफी लाल पीला हो गया, और इस तरह से अंग्रेज के ऊपर लोटा गिरा हुआ देखकर और उसे भीगा हुआ देखकर वह लाला जवाहरलाल को अंग्रेजी में तरह तरह की गालियां, बहुत सारी गालियां देने लग गया। और जब उसने बहुत सारी गालियां देनी शुरू कर दी अंग्रेजी में लाला जवाहरलाल को अंग्रेज ने, तो लाला जी को उस दिन पता चला कि अंग्रेजी जबान में अनगिनत गालियों का एक भंडार होता है, एक खजाना है, पता ही नहीं चलता क्या तो बोल जाते हैं क्या नहीं बोल जाते हैं। और इस तरह से बिलवासी जी का जो अंग्रेज को शांत करना, फिर अब बात चलेगी, पंडित बिलवासी जी आ गए फिर उसी समय। जैसे लाला लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने अंग्रेज को शांत किया और फिर उसे कुर्सी पर बैठाया, और उस भीड़ को उसने, बिलवासी जी ने क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। और अंग्रेज ने पंडित जी से पूछा कि क्या वे लाला जवाहरलाल को जानते हैं, लेकिन बिलवासी जी ने साफ इनकार कर दिया कि वे उन्हें नहीं जानते, बल्कि वो तो आपस में एक दूसरे के, जबकि एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे दोनों के दोनों। तो उन्होंने साथ ही एक बात और ये भी बोल दी कि वे तो उसे कुछ पागल ही लगते हैं। किसने बोल दी, बिलवासी जी ने। किसको बोल दी, अंग्रेज को, कि ये जो लाला है ये तो मुझे पागल से लगते हैं। और अंग्रेज भी कहने लगा, हाँ मुझे भी एक बहुत खतरनाक पागल दिखाई देता है ये जो व्यक्ति है, यानी कौन, लाला जी, लाला जवाहरलाल। और इस तरह से दोनों की बातचीत सुनकर लाला जी को बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि क्रोध आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो उसके मित्र जो लाला जी है, लाला जी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन पंडित बिलवासी जी परिस्थिति को समझ गए, हालात को समझ गए कि अब जो लाला जी है वो तो ये सोच रहे कि ये मेरा मित्र होके और इसकी ओर सपोर्ट करने लगा, इसका, इसकी बातों में हाँ में हाँ, ये जो पंडित है, ये जो मेरा मित्र है, ये इसकी बातों में, इसी के साथ बात, इसकी बातों में बातें मिला रहा है, जबकि इसको मेरी और इसको क्या करना था, मेरा सारा, मुझे सारा देना था इसे, जबकि ये तो अंग्रेज को सारा दे रहे हैं। तो इस तरह से उसे काफी क्रोध आया लाला जवाहरलाल को। तो फिर पंडित बिलवासी जी ने क्या किया, पंडित बिलवासी जी ने, लेकिन वो इस सिचुएशन को, इस हालात को समझ नहीं पा रहे थे। कौन नहीं समझ पा रहे थे, लाला जी। तो बिलवासी जी ने अपनी बुद्धि से उस अंग्रेज को मूर्ख बना दिया। मूर्ख कैसे बनाया, कि ये जो बिलवासी जी ने अंग्रेज को यहाँ तक बोल दिया कि आपको लाला जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। और इस बात को सुन के अंग्रेज भी तैयार हो गया और पुलिस स्टेशन का रास्ता भी उससे पूछने लग गया, बिलवासी जी से अंग्रेज। तो इस तरह से पंडित जी ने उसे साथ ही एक बात और बोल दी कि पहले वे उसे ये लोटा खरीद ले, पहले पुलिस रिपोर्ट कराने से पहले उससे इस लोटे को खरीद ले, क्योंकि ये जो लोटा है ये कोई साधारण लोटा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक लोटा है, ये अकबरी लोटा है। और इस तरह से लोटे की एक मनगढ़ंत जो कथा है, वो मनगढ़ंत कथा पंडित बिलवासी जी ने उस अंग्रेज को सुनानी शुरू कर दी कि 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था और उसे बहुत प्यास लगी थी। तभी एक ब्राह्मण ने उसे इस लोटे से पानी पिलाया था, और जब अकबर दिल्ली का सम्राट बना तो उसने उसी ब्राह्मण को ढूंढकर 10 सोने के लोटे दिए
और इसे उससे वापस लिया। और अकबर इसी लोटे से वजू करते थे। वजू समझते हो? वजू क्या होता है? उर्दू शब्द है वजू, अर्थात वजू का मतलब होता है नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ पैरों को धोया जाता है, हाथ पैर को धोने का जो काम होता है, जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग होती है नमाज पढ़ने से पहले, उसको बोलते हैं वजू। वजू शब्द, ठीक है। जैसे कई बार हम देखते नहीं, आप लोग खाना खाने से पहले हम हाथ पैर को धोते हैं साबुन से या एक साधारण पानी से। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो ये अकबर थे, अकबर इस लोटे से वजू किया करते थे, यानी कि नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोया करते थे। इसीलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। और आजकल ये म्यूजियम वाले हैं, जो संग्रहालय वाले, जहाँ पे म्यूजियम समझते हो गए, जहाँ पे ऐतिहासिक और पुरानी चीजों को एकत्रित करके रखा जाता है। तो जो ये म्यूजियम वाले हैं, ये म्यूजियम वाले भी इस लोटे का आज तक पता नहीं लगा पाए। और वो भी इस, अगर उन म्यूजियम वालों को ये लोटा मिल जाए तो इस लोटे की वो मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं। इस तरह से पंडित और अंग्रेज में लोटा खरीदने की एक होड़ सी लग गई। पंडित तो कह रहे हैं इस लोटे को मैं खरीदूंगा, और अंग्रेज बोल रहे हैं, अंग्रेज बोल रहा है कि इस लोटे को मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को ही वो जो पुरानी व ऐतिहासिक चीजों का दोनों को शौक था, और दोनों में लोटा खरीदने की होड़ लग गई। अंग्रेज ने उन्हें बताया कि वह तो अभी भी नीचे दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियां भी खरीद कर लेके आया है। किसने बताई ये बातें? ये बातें बताई अंग्रेज ने पंडित बिलवासी जी को। और पंडित जी ने कहा कि इस लोटे के अधिक दाम लगाएगा, जो इस लोटे के अधिक दाम लगाएगा वही इस लोटे को मालिक बन जाएगा, वही इस लोटे को खरीद लेगा। तो दोनों ने बोली लगानी शुरू कर दी, और जो बोली है वो बोली 50 रुपए से शुरू हो गई, और 50 रुपए से बोली शुरू होकर 500 रुपए पर जाकर, वो जो उस लोटे पर जो बोली लगी थी वो 500 रुपए पे जाके समाप्त हो गई। और इस तरह से अंत में अंग्रेज ने ही उस लोटे को खरीद लिया। वास्तव में देखे तो वो कोई अकबरी लोटा नहीं था, क्योंकि क्या था, पंडित बिलवासी जी को तो अपने मित्र की सहायता करने के लिए क्या किया था, वो उस एक साधारण लोटे को अकबरी लोटा बना दिया। क्योंकि 7वां दिन था और लाला जावलाल की नाक कट जाती अपनी पत्नी के सामने। पैसों का प्रबंध हो नहीं पाया था लाला जावलाल से, और पैसों का प्रबंध करने के लिए उसने अपने मित्र से सहायता मांगी, अपने मित्र से सहायता मांगी। तो इस तरह से मित्र के पास भी पैसों का प्रबंध नहीं हो पाया था, और मित्र ने क्या किया, मित्र ने उस एक साथ को एक अंग्रेजी वो अकबरी लोटा बना दिया। तो इस तरह से अंग्रेज भी अब वो खुशी के मारे उस लोटे को खरीद के अंग्रेज भी काफी खुश हो गया, और तरह तरह की डींगे हाँकनी उसने शुरू कर दी कि उसका एक मित्र है और वो भी पुरानी चीजों का काफी शौकीन है। और इस प्रकार से जब वो ये जो अंग्रेज है जिसने ये अकबरी लोटा खरीदा है, जब ये वहां पे अपने मित्र को इस अकबरी लोटे को दिखाएगा ना, तो उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि जहांगीरी अंडे का प्रसंग भी इसमें बताया गया है, जहांगीरी अंडे का, कि अंग्रेज ने अपने मित्र के जहांगीरी अंडे के बारे में बताया पंडित बिलवासी जी को, कि मेरे मित्र के पास एक जहांगीरी अंडा है। और उसका मित्र जब इस जहांगीरी अंडे को लेकर आया था ना, तो उसने मुझे काफी चिढ़ाया था, और सभी के पूछने पर उसने इसे जहांगीरी अंडा बताया था। तो उसने बताया कि जब नूरजहां ने एक कबूतर उड़ा दिया, तो बादशाह जहांगीर ने पूछा कि कबूतर कैसे उड़ा, तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया और कहा कि ऐसे कबूतर उड़ा। और इस पर जहांगीर बहुत खुश हुआ और तभी से उनसे प्रेम करने लगा।
नूरजहां से प्रेम करने लगा और उन्होंने उसी कबूतर के एक अंडे को संभालकर बिलोर की हांडी में रख दिया। बिलोर समझते हो क्या होता है? बिलोर होता है कांच, कांच के अंडे में। और बाद में ये जो अंडा था, ये अंडा जहांगीरी अंडे के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि ये जो अकबरी लोटा है, ये अकबरी लोटा तो उससे भी एक पीढ़ी पुराना है, क्योंकि अकबर पहले आए, अकबर के बाद जहांगीर का जन्म हुआ था। ये सभी जो हुमायूं है, जहांगीर है, और जो ये है क्या नाम है अकबर है, ये सारी की सारी एक ही पीढ़ी थी। यानी कि ये दादा परदादा ऐसे चल रहे थे। ठीक है, आप इतिहास में एसएस में पढ़ना, अपने एसएस वाले टीचर से कभी पूछना ये पूरे की पूरी हिस्ट्री। ठीक है भाई, तो आगे चलिएगा। इस तरह से लाला जवाहरलाल भी काफी खुश हो गए, क्योंकि पंडित बिलवासी जी ने लाला जवाहरलाल के लिए पैसों का इंतजाम कर दिया था, 500 रुपए का। और जबकि उसने तो कितने रुपए देने थे अपनी पत्नी को? 250 रुपए देने थे, और उसने तो 500 रुपए का वो कर दिया, क्या नाम है, इंतजाम कर दिया पंडित बिलवासी जी ने अपने मित्र के लिए। तो इस तरह से मिश्र जी का पत्नी और उसने, लाला जी ने पंडित बिलवासी जी का धन्यवाद किया, और इस तरह से मिश्र जी का पत्नी के गले से चाबी निकालना, मिश्र जी जवाहरलाल के पैसों का इंतजाम करने में भी असफल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकाले थे। लेकिन जब अंग्रेज के द्वारा लाला जी के 250 रुपए का इंतजाम हो गया, तो उन्होंने रात को पत्नी के गले की जंजीर से चाबी निकाल ली, और फिर पैसे थे, जो वो पैसे उन्होंने वहां से अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे, वो ज्यों के त्यों वहीं रख दिए, और फिर से चाबी लगाकर, और वो जो चाबी थी वो अपनी पत्नी के गले में, वो जो जंजीर वो डाले हुए थे उनकी पत्नी, उसी जंजीर में डाल दी, और हंसते हुए गहरी नींद में सो जाते हैं, और सुबह 8 बजे तक वो क्या करते रहते हैं? सोते ही रहते हैं। यानी कि इस कहानी के माध्यम से, ये जो कहानी है, ये जो सारांश मैंने आप लोगों को बताया है, इस सारांश के माध्यम से बहुत सारी नैतिक बातें सीखने को मिलती है हमें। एक तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा इस तरह से चोरी नहीं करनी चाहिए, जैसे पंडित बिलवासी जी ने अपने मित्र की इज्जत बचाने के लिए, उन ताकि उनकी नाक न कटे, उनकी बेइज्जती ना हो जाए, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया, चोरी की। ठीक है, ठीक है ना? और इस तरह से किसी को ये मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, जो मनगढ़ंत बातें उन्होंने वो की। चौथी जो नैतिकगत बात है, वो ये सीखने को मिलती है कि एक दुख की घड़ी में एक जो सच्चा मित्र होता है, सच्चा मित्र, एक मित्रता का संदेश भी मिलता है हमें इस कहानी से। जो एक सच्चा मित्र होता है, वो सच्चा मित्र ही दुख की घड़ी में क्या होता है, एक मित्र के लिए, एक मित्र के काम आ सकता है, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, परम मित्र। और परम मित्र क्या है? परम मित्र, जब वो परम मित्र उसको नहीं बोलते हम कि भाई खा लिया पी लिया, आज पार्टी कर लिया, आज ये कर लिया, आज पैसे मांग लिए, ये कर लिया। नहीं, परम मित्र होता है जो एक दूसरे की चेहरे को देख के, एक दूसरे की भावनाओं को तुरंत ही समझ जाए कि मेरे मित्र के चेहरे पे आज खुशी है तो किस प्रकार से है, और मेरे मित्र के चेहरे पर अगर दुख है, दुख के उसके चेहरे पे झलकता है, तो वो दुख कैसे आया। ये सभी बातें जो हैं, ये इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें हमें इस कहानी से सीखने को मिलती हैं। मित्रता की, चोरी न करने की, झूठ न बोलने की, वगैरह वगैरह, मूर्ख न बनाने की। ठीक है भाई, तो ये सभी बातें हम इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। और मेरा आप सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन है कि इस अध्याय को पढ़कर आप लोग भी ऐसा न करें। ठीक है,
ऐसा न करे। अगर आपको अपने मित्र की सहायता करनी है, चोरी वोरी न करे, साफ स्पष्ट शब्दों में या तो अपने माता पिता से, भाई बहन से पैसे मांग ले। अगर अपने मित्र की अगर नहीं हो सकती है तो आप अपने मित्र को साफ स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दें कि भाई देखो, मेरे समक्ष भी ऐसी समस्या है। आप लोग इस अध्याय को पढ़कर आप लोगों से बहुत सारी उम्मीद है कि आप लोग भी काफी कुछ इस अध्याय को पढ़कर आपको काफी सीख प्राप्त होगी। ठीक है भाई। तो इसमें काफी मुहावरों का प्रयोग भी है, जैसे उधेड़ बुन, ठीक है, तिलमिल उठना, आंखों से ओझल हो जाना, मारा मारा फिरना, ताव आना, ये सभी जो इस प्रकार के जो मुहावरे हैं ये हम सभी जानेंगे। ठीक है, इनका अर्थ भी जानेंगे और वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, ये सभी बातें इस अध्याय से हम अर्जित करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई। पेन पेंसिल आप लोग साथ में रखना। तो ये जो काल्पनिक कहानी है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा रचित, तो इस कहानी को हम बड़ी ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे। इस अध्याय पर आप लोग गौर करना। ठीक है भाई। चलिए शुरू करें। श्री गणेश किया जाए। लाला जावलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। मासिक होता है महीने का, मासिक क्या होता है, महीने का। अच्छा अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। आंख सेकना, आंख सेकना एक तरह से मुहावरे का रूप में प्रयोग हो गया। ठीक है। आंख सेकने का मतलब है देखने को न, देखने को मिलना। आंख सेकने का मतलब है देखने को मिलना। न मिलते थे, न नहीं का प्रयोग हो गया। अब बाद में जो नए शब्द का प्रयोग हो गया नकारात्मक के रूप में जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, एकाएक, एकाएक, अचानक से, अंग्रेजी में इसके लिए सडनली शब्द का प्रयोग करते हैं, सडनली। तब उनका जी होता है हृदय, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। सनसनाया, सनसनाने का मतलब होता है घबरा जाना, घबराहट पैदा हो जाना, और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, दशा, दशा होता है हालत, देखकर, देखकर में पता है कौन सी क्रिया है, मैंने आपको कराई भी थी। न्यूटन सेक्शन को तो मैंने कराई भी है और कलाम सेक्शन भी इसको कर चुका है। तो देखकर है पूर्वकालिक क्रिया। देखकर है क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया इसलिए है क्योंकि हम जो क्रिया करते हैं, क्रिया कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद हैं, जैसे सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। फिर उसको भी क्या नाम है, सकर्मक क्रिया के भी फिर दो भेद हैं और अकर्मक क्रिया के भी फिर दो भेद हैं। इस तरह से फिर ये जो रचना या बनावट या उत्पत्ति के आधार पे जो क्रिया है वो 7 प्रकार की होती है। जैसे साधारण क्रिया, संयुक्त क्रिया, जैसे नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया, और क्या नाम है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्व, पूर्व मीन्स पहले की। यानी कि पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कैसे होगी, जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया से पहले जो अन्य क्रिया उसके उसका सहयोग करने के लिए आई है, उस अन्य क्रिया में क्या मिलेगा, मुख्य क्रिया में ताकत भरने का जो काम करेगी वो अन्य क्रिया, उसमें क्या होगा, या तो कर शब्द मिलेगा अंत में उसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, या करके, कर या करके। ये पहचान है पूर्वकालिक क्रिया की। ये जो बात मैं आपको इसलिए बताई जा रही है ये जो बात है, क्योंकि 10th क्लास में जब आप 10वीं कक्षा में आओगे आप लोग, तो उस समय ये पद परिचय में काम आएंगी ये बातें सभी के सभी आपके। ठीक है भाई। तो ये है पूर्वकालिक क्रिया
और पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है या तो कर, कर शब्द मिलेगा उसके साथ, या करके। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। पत्नी ने कहा डरिए मत। दशा का मतलब समझ गए? दशा मीन्स हालत, कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ है। असमर्थ होता है पूरा करने में सक्षम न होना, अयोग्य हो जाना। अयोग्य, समर्थ होता है लायक, काबिल, योग्य, और असमर्थ उस काम को करने में, उस काम को करने में लायक ना होना, काबिल ना होना, योग्य ना होना उसके। ठीक है, तो आगे चलिएगा। तो मैं अपने भाई से मांग लो। प्रश्नशाली है, क्योंकि उनकी पत्नी, लाला जावलाल की पत्नी उनके समक्ष ये बात बोल रही है। ठीक है, तो आगे देखिएगा आप। लाला जावलाल तिलमिला उठे। तिलमिला, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2-3 मिनट पहले आपको बताया है कि इस अध्याय में मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। तिलमिला उठना, तिलमिला उठने का मतलब है क्रोधित हो जाना, क्रोधित हो उठे या क्रोधित हो जाना, गुस्सा आ जाना। ठीक है, और इसका जो वाक्यांश में आप प्रयोग कैसे करोगे कि जैसे अस्पताल में चोरी का दोष लगते ही वह तिलमिला उठा, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करोगे। या जैसे ही मान लो किसी का नाम ले लेते हैं, बस किसी का है, बहस है का। ठीक है, जैसे मान लो अभी आदित्य ने, जब आदित्य पर चोरी का दोष लगा तो आदित्य तिलमिला उठा। आदित्य लगा लो, अभिनव लगा लो, मोहन लगा लो, सोहन लगा लो, गांधी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई भी वैसे कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो तिलमिला उठने का मतलब है क्रोधित होना। ठीक है भाई, आगे चलिएगा आप लोग, ये साथ के साथ में लिखते जाना भाई। देखो, अगर लिखोगे तो आप आगे आपकी जो वार्षिक परीक्षा होंगी, वार्षिक परीक्षा में ये आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। ठीक है, और बाकी जो अन्य विद्यार्थी जब 8वीं कक्षा में आएंगे उनके लिए भी काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये साथ के साथ में आप लिखते जाना ये सभी बातें। तो उन्होंने रोब के साथ कहा, रोब होता है प्रभाव के साथ, पूरे इफेक्ट के साथ, कि क्या कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, पूरे रोब के साथ। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। कौन कहती है ये बातें? लाला जी की पत्नी। ठीक है, लाला जी को अजी इसी सप्ताह में ले लेना, ये बात किसने कही है? लाला जी ने अपनी पत्नी को। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से? यानी कि एक तरह से टोंट लगा रही है पत्नी अपने पति देव पे, क्योंकि उन्हें अपने पति देव पर भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने ये बात बोली कि सप्ताह से मतलब आपका 7 दिन से या 7 साल से है। ठीक है, एक तरह से व्यंग्यात्मक बातें हैं, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है लेखक ने। ठीक है भाई, आगे चलिएगा आप। लाला जावलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों में यूं ही बीत गए, ज्यों के त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब है जैसे तैसे, हैज इट इज, अंग्रेजी में हैज इट इज बोलते होंगे। आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हो तो आपको ज्यादा पता है। देखो, मुझे अंग्रेजी इतनी आती नहीं है, तो आपको इंग्लिश में ज्यादा पता है, हैज इट इज ही बोलते होंगे, है ना? तो ज्यों के त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका। प्रबंध होता है इंतजाम। ठीक है, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा होता है मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इज्जत, इज्जत। ठीक है, तो तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या बताया मैंने? मान सम्मान, इज्जत। किसको था अपनी प्रतिष्ठा का? लाला जावलाल को। ठीक है, अपने ही घर में अपनी साख का था। साख, साख क्या होता है? विश्वास का, भरोसे का।
ठीक है, देने का पक्का वादा करके अगर अब दे नहीं सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। सैकड़ों गाथाएं का मतलब क्या है, गाथाएं, गाथाएं होती है कहानियां। अब जो एक काम पड़ा, अब जो एक काम पड़ा, अगला प्रश्न निकाल लीजिए। चारों खाने चित हो रहे हैं। चारों खाने चित होना का मतलब है चुप करवा देना, बिल्कुल साइलेंट। ठीक है, यहां तक निशान लगा लीजिएगा, बाकी करेंगे कल। अब आप में से किसी विद्यार्थी को जो कुछ भी मैंने इस अकबरी